ठीक है, देखो कल से आगे दिस इज पेज नंबर 1। कल हमने कंपोनेंट में ब्रेक करना सीखा था और उसके फॉर्म पे वेक्टर को लिखना सीखा था। कुछ एग्जांपल्स पहले पढ़ते हैं अपन। राइट द वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म पे वेक्टर को लिखना है। वैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, इधर पे वाई एक्सिस हो गया और इधर पे आपका यू वेक्टर मैंने लिखा। यू की वैल्यू आपकी 10 मीटर पर सेकंड है और ये एंगल आपका कितने डिग्री का दिख रहा है, यहाँ पे 37 डिग्री का दिख रहा है। तो इसको आपको कंपोनेंट फॉर्म पे लिखना है, मतलब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के फॉर्म पे लिखना है। एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट कैसे लिखते हैं? एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के लिए यहाँ पे क्या ड्रॉ करते हो आप? एक रेक्टेंगल। तो इस वेक्टर का ये वाला जो पार्ट है दिस इज एक्स कंपोनेंट और ये किसके बराबर लिखोगे? और इसका ये वाला जो पार्ट है दिस इज यू वाई और ये यू वाई किसके इक्वल लिखोगे? याद है कल पढ़े थे? बताओ जल्दी से, यू एक्स किसके इक्वल लिखोगे? यू एक्स आई कैप। नहीं, ये 10 मीटर पर सेकंड है ना, तो ये आएगा आपका अभी u cos 37 आया ना। अरे समझ गए? यस सर। और ये किसके इक्वल रहेगा? sin 53 37। 37। तो व्हाट इज यू एक्स हियर? यू एक्स इज यू cos थीटा मतलब cos 37। u की वैल्यू आपकी 10 मीटर पर सेकंड है, cos 37 होता है 4/5, 5 and 5, 5 to the 10, this is 8 मीटर पर सेकंड। तो x कंपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। अब y कंपोनेंट देख लो, दैट इज u sin 37। तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड इनटू 3/5, 5 and 5, 5 to the 10, this is 6 मीटर पर सेकंड। तो आपका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, x हाँ, x एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर i कैप होता है और इसकी तरफ का यूनिट वेक्टर j कैप होता है। So therefore vector u can be written as, देखो ये ux है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल और ये वाला जो पार्ट रहेगा ये uy रहेगा। तो आप इसको ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो दिस इज ux वेक्टर प्लस uy वेक्टर आप लिख सकते हो, या फिर u इज इक्वल्स टू ux i कैप प्लस uy j कैप के फॉर्म पे लिख सकते हो। और इनकी जो वैल्यूज हैं ux, ये कितना है? ux इज 8 i कैप प्लस 6 j कैप और पूरे को आप ऐसा मीटर पर सेकंड लिखते बाहर। तो ये जो वेक्टर था 10 मीटर पर सेकंड 37 डिग्री के एंगल पे, उसको आप ब्रेक करके इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, देख लो अभी कोई डाउट है तो पूछो इस पे, कोई डाउट है तो पूछो। हेलो, यू वेक्टर को कैसे लिख सकते हो आप कंपोनेंट फॉर्म पे? राइट साइड में आपका पूरा डिटेल डिस्कशन है। तो दिस वेक्टर यू, इस u वेक्टर को आप कैसा लिख सकते हो बेटा? यहाँ पे u इज इक्वल्स टू 8i कैप प्लस 6j कैप मीटर पर सेकेंड। तो ये कंपोनेंट फॉर्म हो गया। 8 x कंपोनेंट है और 6 कौन सा कंपोनेंट है? y कंपोनेंट है। ठीक है, सर कल आकाश सर ने आपको राइट वेक्टर। तो देखो ये जो वेक्टर u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड था आपका, ये 10 मीटर पर सेकंड, या तो आप कैसा लिखते हैं? u इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री फ्रॉम x एक्सिस टू एंटी क्लॉकवाइज साइन, या फिर आप कंपोनेंट फॉर्म पे ऐसा लिख सकते हो, या तो कंपोनेंट फॉर्म पे आप ऐसा लिख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो।
तो अभी मैं सिर्फ लिखना सिखा रहा हूँ और अभी इनका यूज कैसे है वो अपन आगे पढ़ेंगे। ये समझ गए कैसे किए अपन ने? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि आने वाले चैप्टर में ये सब यूज में आएगा, ध्यान रखना। आने वाले चैप्टर में ये सब यूज में आएगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछो अभी, है क्या? कोई डाउट है क्या? हेलो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ सर इसके सामने कोई स्टेप नहीं है ना इसमें? क्या? सर इसके सामने कोई स्टेप है क्या इसमें? और आवाज नहीं आ रही बराबर बेटा, बोलो। सर इसके सामने कोई और स्टेप है क्या? अभी अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? ले लिए क्या? हेलो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए? ले लिए सर। अब दूसरा क्वेश्चन देखो। अभी यहाँ पे मैं एंगल बदल देता हूँ। दिस इज पेज नंबर 2। मैं एंगल भी बदल रहा हूँ, क्वाड्रेंट भी बदल देता हूँ। अभी ये ले लिया मैंने। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x डैश एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। और ये P पॉइंट है, दिस पॉइंट इज O। R की वैल्यू चलो मैंने कितना ले लिया यहाँ पे, 8 मीटर ले लिया। और यहाँ से एंगल मान लो अभी 60 डिग्री का है। तो अब इसको कैसे लिखोगे कंपोनेंट फॉर्म पे? ये वेक्टर है, r इक्वल्स टू 8 मीटर है। अब इसको कंपोनेंट फॉर्म पे कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले तो रेक्टेंगल ड्रॉ करो। ये इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ कर दोगे आप। फिर रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद में इस वेक्टर का एक पार्ट इधर आएगा, दैट इज rx, और एक पार्ट इधर रहेगा, दैट इज ry। मतलब ये जो वेक्टर r है, this r can be written as rx vector plus ry vector, या फिर आप इसको लिख सकते हो दैट इज rx i कैप प्लस ry j कैप। बट ध्यान देना ये rx नेगेटिव एक्सिस पे है, तो अभी मैंने वैल्यू नहीं लिखा। जब वैल्यू लिखेंगे तब अपन प्रॉपर आएंगे। तो rx की वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पे? rx की वैल्यू क्या लिखोगे? rx is equals to r cos 60 and this is 8 मीटर और cos 60 की वैल्यू 1/2, so the answer is 4 मीटर। और ry कितना लिखोगे? दिस इज r sin 60 and this is 8 meter into root 3/2 and the answer is 4 root 3 meter। तो अब यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो r की कंपोनेंट में लिखने के लिए, तो rx की वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज 4 मीटर, लेकिन इसका डायरेक्शन नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, इसलिए माइनस आई कैप लिखा मैंने एंड प्लस 4 रूट 3 जे कैप। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, -4 मीटर आई कैप एंड प्लस 4 रूट 3 मीटर जे कैप। या मीटर को बाद में लिख सकते हो, r इक्वल्स टू -4 आई कैप प्लस 4 रूट 3 जे कैप एंड बाद में आप मीटर लिख दो, मतलब मीटर दोनों के साथ में। समझ गए या नहीं? सर एक और बार एक्सप्लेन करो ना। क्या बेटा? सर एक और बार एक्सप्लेन करो ना। हाँ कर रहा हूँ, पर आप लोग अभी अभी बोर्ड में देखो। आप अभी पहले, है ना, एक बार बोर्ड में देखो। हम पेज नंबर 3 पे जाते हैं। पेज नंबर 3। अभी ध्यान देना, अब मैं सिचुएशन ऐसी ले रहा हूँ। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y डैश एक्सिस।
और ये a इक्वल्स टू यहाँ पर ले लिया मैंने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एंगल सपोज अभी 30 डिग्री का है y एक्सिस के साथ में। अब आपको इसके कंपोनेंट लिखना है, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, समझ गए? x कंपोनेंट और y कंपोनेंट आपको लिखना है। तो इसके लिए ध्यान रखो, अगर मान लो बेटा ये कोई राइट ट्रायंगल आपने बनाया और ये थीटा के इक्वल है और ये वाली वैल्यू सपोज अगर r है, तो बेस हमेशा r cos थीटा रहेगा और परपेंडिकुलर हमेशा क्या रहेगा, r sin थीटा रहेगा। ध्यान रखना, समझ गया या नहीं? बेस हमेशा r cos थीटा, मतलब अगर मैं इसको लिख दूं दिस इज a b एंड c, तो cos थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, दैट इज बेस ab अपॉन ac, so that is ab अपॉन r। तो ab की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, दैट इज इक्वल्स टू r cos थीटा। और sin थीटा के साथ में अगर आप लिख रहे हैं तो परपेंडिकुलर bc अपॉन ac, दैट इज bc अपॉन r, तो bc की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, r sin थीटा। सो रिमेंबर दिस, अगर आपने कोई राइट ट्रायंगल बना लिया और हाइपोटेन्यूज आपकी r दिख रही है, तो बेस हमेशा r cos थीटा एंड परपेंडिकुलर हमेशा क्या रहेगा, r sin थीटा रहेगा। तो यहां पर भी आप ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो, बट ये सो दिस इज द ए वाई, और ये वाली वैल्यू आपकी क्या है, ए एक्स। तो ये भी तो ए एक्स रहेगा, यहाँ तक आया ना, तो ये ए एक्स और ये एक ही बात है यहाँ पे। इसलिए जब आप इसको देखो, कंपेयर करो, जिसके साथ एंगल बना, ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, दैट इज ए cos 30, और ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, ए sin 30। हाँ या ना में जवाब देना, समझ गए या नहीं? हेलो, यस सर, यस सर। कोई डाउट? ये इधर पे लिखा हुआ है, इसको कॉपी पे लिख लो और इसको बार बार देखना है क्योंकि ये बार बार यूज होंगे। तो अब a sin 30 का मतलब क्या हो गया, a की वैल्यू आपकी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, sin 30 1/2, so the answer is 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब आप इसको सॉल्व कर दो, दिस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर cos 30 होता है √3/2, द आंसर √3 √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो व्हाट इज द कंपोनेंट हियर, अगर आपको वेक्टर फॉर्म पे लिखना है तो दिस इज ax i कैप प्लस ay j कैप। तो वेक्टर विल बी ax कितना है आपके पास में 5 i कैप, और ay कितना है -5 √3 j कैप, और फिर इसमें बाहर लिख दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ माइनस साइन समझ गए क्यों आया है, माइनस साइन समझ गए क्यों आया, y कंपोनेंट में माइनस साइन समझ गए क्यों आया है? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे, कोई डाउट? सर नो फिर डाउट से सर। बताओ ना, क्या बेटा, फिर से बताओ ना। फिर से बताऊं यामिनी? हाँ सर। ओके, कहां पर से बताना ये बताओ पहले, जो राइट साइड में बॉक्स बना राइट ट्रायंगल वाला, उसको एक्सप्लेन करना है कि इधर पे एक्सप्लेन करना? सर लेफ्ट सर साइड इधर से। ये राइट वाला बॉक्स समझ गए, जिसमें राइट ट्रायंगल बना के मैंने r sin थीटा r cos थीटा लिखा है बेस और उसको? हाँ सर वो समझ गए हैं। ओके, अब देख यहाँ पे तुमको कौन सा वेक्टर दिया हुआ है, a = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे एंगल बना है, ये दिया हुआ है, आपको इस फॉर्म पे लिखना है। तो यहाँ पे आप एक राइट ट्रायंगल ऐसा ड्रॉ करो, तो ये बन गया बेस, और बेस हमेशा a, देखो बेस हमेशा r cos थीटा या a cos थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री, और जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा a sin थीटा, तो ये a sin 30 समझ गए, और सॉल्व कर दिए। समझ गए या नहीं? हाँ सर। करके देख लो, अभी इसको करके देख लो, कॉपी में लिख के देख लो, चलो मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ, करके देख लो इसको, कॉपी में लिख के देख लो, कॉपी में लिखो, चलो कॉपी में लिख कर देखो, मैं जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर।
पेज नंबर कौन सा आएगा अभी ये? पेज नंबर 4। ठीक है, देखो अभी। हाँ, अब मान लो एक एग्जांपल दिया हुआ है ऐसा कि इफ वेक्टर r is equals to 3i cap plus 4j cap, then आपको क्या निकालना? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड एंगल विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है। क्वेश्चन में वाई एक्सिस के साथ भी एंगल ले सकते थे, अभी ये कंपोनेंट फॉर्म पे दिया हुआ है। अब इसको हमें क्या निकालना? वेक्टर निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा? 5 है कर इसका। पहले तो आप ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये बताओ जरा, कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, दिस इज x डैश एंड दिस इज y डैश, हाँ या ना? सब पहले से बनेगा। पहले पे ही बनेगा, है ना? यस सर। ये 1 2 3 एंड देन 4, या फिर मैं चेंज कर देता हूँ, दिस इज 4 एंड दिस इज 3, ठीक है? एंड 1 2 एंड 3, इधर जगह कम थी इसलिए ऐसा कर दिया मैंने, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर 3, x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस में 3, मतलब ये ऐसा रेक्टेंगल देखोगे आप, ये पॉइंट P ले लेना, इसके कोऑर्डिनेट 4, 3 हो गए, ये पॉइंट हो गया आपका O। तो जो वेक्टर है वो ये है तुम्हारा R, जिसपे x कंपोनेंट ये हो गया, दैट इज r x की वैल्यू 4, और ये y कंपोनेंट हो गया आपका r y, जिसकी वैल्यू कितनी है? 3 है। अब आपको x एक्सिस के साथ में एंगल निकालना, मान लो अल्फा डिग्री का, ठीक है, या थीटा डिग्री का एंगल है। तो अब कैसे निकालोगे इसको, समझ गए या नहीं? तो सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड निकालना, मतलब भाई इसकी वैल्यू क्या है। तो दिस इज द हाइपोटेन्यूज, तो मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाय, भाई ये राइट ट्रायंगल बन रहा है तो ये दो साइड का स्क्वायर का सम आएगा, दैट इज r पाइथागोरस लगा सकते हैं। प्लस r y स्क्वायर। हाँ या हाँ बोलो। सब पाइथागोरस लगेंगे सर, क्योंकि 90 डिग्री का है ना सर एंगल। हाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम ही तो लगाए अपन ने मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, पाइथागोरस थ्योरम के लिए। ओके सर, ओके सर। ओके, तो आप मैग्नीट्यूड को सिंपल r लिख सकते हो और वैल्यू रख दो। r x की वैल्यू कितनी है आपके पास में? दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, and the answer is 16 plus 9 root 25, 5। and the answer is 5। अगर मान लो बेटा ये वाली वैल्यू आपकी मीटर में रहती तो मैग्नीट्यूड भी आपका मीटर में लिखा जाता, ठीक है? ये हो गया। अब आपका x एक्सिस के साथ एंगल बताना है, तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज ry एंड बेस इज rx। कॉस के फॉर्म पे भी निकाल सकते थे, tan के फॉर्म पे निकाल सकते थे, इसकी वैल्यू 5 पता चल गई है आपको। तो ry आपका 3/4 है, मतलब थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4 भी चलेगा। अगर आप कॉस के साथ में निकाल रहे हैं, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। बेस है 3 और हाइपोटेन्यूज 5 आया, तो थीटा इक्वल्स टू या तो cos इनवर्स 3/5 लिख सकते हो। समझ गए? अरे भाई समझ गए या नहीं? और परपेंडिकुलर के साथ में भी निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर के साथ में, तो sin थीटा इज इक्वल्स टू ry अपॉन r, सो दिस इज 3/5, तो थीटा कैन बी रिटन एज sin इनवर्स 3/5। तो ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। सॉरी, ये cos में आएगा 4/5 और sin में 3/5। देख लो, अभी कोई डाउट है तो बताओ। नो डाउट सर, नो डाउट। नहीं है? नहीं है सर। ओके, तो ये तो अपन 2 डायमेंशन वाले वेक्टर लिख रहे थे अभी अपन। सेम मेथड से 3 डायमेंशन के वेक्टर भी लिखे जाते हैं। तो अब मैं सीधे सीधे आपको कंपोनेंट फॉर्म पे लिख के उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ।
हो गया क्या? यस सर। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। ठीक है, पेज नंबर 5 पे आते हैं ना। तो ये समझ गए, अगर वेक्टर दिया है तो उसको ब्रेक करके लिखना, और अगर ये दिया तो मैग्नीट्यूड और एंगल कैसे निकालना, ये तरीके होते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 5। नेक्स्ट पेज नंबर 5 देखो, अभी पेज नंबर 5 पे, इस पे इसको चाहो तो आप नोट पे ध्यान रखो। मान लो 2 डायमेंशनल वेक्टर है r इक्वल्स टू एक्स आई कैप, या वेक्टर ए के फॉर्म पे लिख दे रहा हूं मैं। मान लो वेक्टर r इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? अगर ये दोनों प्लस प्लस है, ये y और ये x, तो ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं, तो ये वेक्टर आपका r बन जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा ऐसा, बस आप ये पॉइंट लिख दिए, यहाँ पे काम हो जाता है। और इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना, भाई मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड मतलब इनके आई और जे के जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आपको अगर एक्स एक्सिस से एंगल देखना और वाई एक्सिस से एंगल देखना है, तो tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan बीटा अगर आप देख रहे हैं वाई एक्सिस से एंगल, तो परपेंडिकुलर आपका x रहेगा और बेस आपका रहेगा y। ऐसा लिख सकते हो, साइन और कॉस के फॉर्म पे भी लिख सकते हो। तो मैग्नीट्यूड इस तरह से निकाला जाता है और एंगल ऐसा निकाला जाता है। ये 2 डायमेंशनल हो गया, दिस इज फॉर 2 डायमेंशनल। अब अगर 3 डायमेंशनल है ये, जैसे वेक्टर r इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के फॉर्म में, ये 3 डायमेंशनल है। तो 3 डायमेंशनल का मतलब अब हम बोर्ड में 3 डायमेंशन नहीं बना पाते हैं, सिर्फ इस तरह से ले सकते हैं अपन एक्स वाई और जेड, ये कोई पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट आपके एक्स वाई जेड हैं, तो ये वेक्टर बन जाएगा आपका आर। अब एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, और जेड एक्सिस के साथ में एंगल कितने का है? गामा का है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका मैग्नीट्यूड अगर देखोगे, मैग्नीट्यूड इज r इक्वल्स टू ये जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं इनका स्क्वायर करो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और उसके बाद अगर आपको एंगल देखना है, तो cos अल्फा इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय r, cos बीटा इज y डिवाइडेड बाय r, एंड cos गामा इज z डिवाइडेड बाय r लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप cos अल्फा लिख रहे हो, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है? x, और हाइपोटेन्यूज आपका r है। और यहाँ पर से अगर आप cos लेके देख रहे हो, तो cos बीटा की वैल्यू क्या बनेगी? y अपॉन r बनेगी। और अगर हम इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, तो इसका आंसर कितना मिलता है आपको? 1 के बराबर मिलता है। ठीक है, अब ये कंपोनेंट फॉर्म पे दिए हैं, तो उनको लिखेंगे कैसे वो मैंने यहाँ पे आपको आंसर किया। अब इस पेज का भी आप लोग स्क्रीन, हाँ सर। देन पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 देखो अभी,
जैसे क्वेश्चन लिया मैंने, इफ वेक्टर r इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप है, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ r निकालना है एंड अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल विथ x y and z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इनके लिए एंगल भी निकालना है। तो कैसे निकालोगे, इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? देखो, इसमें x प्लस का कंपोनेंट है, y नेगेटिव और z पॉजिटिव है। तो r का मैग्नीट्यूड, r वेक्टर इक्वल्स टू 2i माइनस 3j एंड प्लस 1k लिखोगे अगर कुछ नहीं दिया है तो। अब इसका मैग्नीट्यूड देख लो आप, मैग्नीट्यूड इज r, तो ये आएगा 2 स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। एंड नाउ आफ्टर सॉल्विंग r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 प्लस 9, हमेशा प्लस ही बनेगा, प्लस 1 10, तो दिस इज रूट 14। क्लियर हो गया? ये रूट 14 हो गया बेटा, दिस इज रूट 14। समझ गए कि नहीं? यस सर, समझ गए। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा सर क्वेश्चन का? क्या तो क्वेश्चन का डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम बनाने के लिए यार तुमको y एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में चाहिए ना। क्वेश्चन का डायग्राम थोड़ा मुश्किल है प्लॉट करना। ये इधर पे x एक्सिस है, मान ली ये y है और इधर पे z है, तो यहाँ कहीं पे नेगेटिव y एक्सिस आएगा नीचे, तो x का 2 रहेगा, z का 1 रहेगा और y का -3। तो दिस इज समथिंग लाइक, यहाँ कहीं पे कोई पॉइंट आएगा, दिस इज 2, -3, 1, ऐसा कुछ। तो आप ऐसा कुछ ले लो। समझ गए कि नहीं? समझ गए सर, समझ गए। ओके, हाँ सर। हाँ, देन अब x एक्सिस के साथ एंगल है अल्फा, तो cos अल्फा की वैल्यू x डिवाइडेड बाय r, x की वैल्यू 2, r की वैल्यू रूट 14। फिर cos बीटा इक्वल्स टू y अपॉन r है, दिस इज -3 अपॉन रूट 14, और cos गामा इज इक्वल्स टू z डिवाइडेड बाय r, दिस इज 1 अपॉन रूट 14। बस इतना ये हो गया। समझ गए? तो जो एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये x एक्सिस के साथ में एंगल अल्फा, फिर y एक्सिस के साथ में बीटा और z एक्सिस के साथ में कितने का है, गामा। ठीक है, समझ गए? हाँ हेलो, सर। यस सर, समझ गए। ओके, सर हाँ बोलो। सर ये मतलब ये क्वेश्चन है तो ऐसा सॉल्यूशन निकाला, और जब इसके जगह पे और मतलब दूसरा क्वेश्चन रहेगा तो इसी इसी हिसाब से मतलब सॉल्व करना है ना? बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व करना। अगर मैग्नीट्यूड बोला है तो ऐसे ही निकाला जाता मैग्नीट्यूड। सर यही फॉर्मूला लगेगा? हाँ, मैग्नीट्यूड निकालने का यही तरीका होता है, सेम मेथड होती है। और एंगल निकालने के लिए भी 3D में अगर एंगल निकालना है तो 3D में आपके पास ज्यादा चॉइसेस नहीं है, आप कॉस के फॉर्म पर ही निकालेंगे एंगल। समझ गए? यस सर, समझ गए। ओके, हाँ सर। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कंपोनेंट फॉर्म पे दिए हुए, तो कंपोनेंट फॉर्म पे उनको ऐड कैसे करते हैं? कंपोनेंट फॉर्म पे अगर दिए हैं तो उनको ऐड कैसे करेंगे कंपोनेंट फॉर्म पे? हो गया? ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का? ले लिए क्या? यस सर। देन पेज नंबर 7, देखो पेज नंबर 7 में क्वेश्चन ये लिया मैंने, एक एग्जांपल है। इफ वेक्टर a इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप मीटर, या न्यूटन लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। वेक्टर b इज इक्वल्स टू 4i कैप माइनस j कैप न्यूटन, और वेक्टर c इज इक्वल्स टू
5j cap न्यूटन है। देन फाइंड वेक्टर r, r इक्वल्स टू क्या है, a प्लस b प्लस c आपको निकालना है। फिर दूसरा आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और तीसरा एंगल ऑफ वेक्टर r फ्रॉम x एक्सिस आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ गए? मतलब तीनों को ऐड करना है और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और x एक्सिस के साथ में एंगल निकालना है। समझ गए या नहीं? क्वेश्चन समझ गए? सर वन मोर टाइम। क्वेश्चन, ये एक वेक्टर दिया है, ये एक वेक्टर दिया है, ये एक वेक्टर दिया, आपको तीनों का सम निकालना है और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है जो पूरा रिजल्टेंट आएगा और x एक्सिस के साथ में एंगल निकालना है जो रिजल्टेंट आएगा आपका। ठीक है? हेलो, अरे ठीक है? यस सर, यस सर। यस सर, यस कर सर। दिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आपको x x कंपोनेंट को अलग लिखना है, y y को अलग लिखना है और z z को। तो r वेक्टर इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c लिख दो। अब यहाँ पे आप लिखोगे पूरा 2i कैप प्लस 4j कैप, तो ये बन गया आपका a प्लस 4i कैप माइनस j कैप एंड प्लस 5j कैप। अभी इसको सॉल्व करो तो i को एक साथ 2 प्लस 4 i कैप प्लस 4 माइनस 1 प्लस 5j कैप। देख लो अभी बराबर है। आई को अलग ऐड करो, जे को अलग ऐड करो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। सो दिस इज 6i कैप एंड 9 में से बन गया 8j कैप। समझ गए? तो r वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, r वेक्टर इज इक्वल्स टू 6i कैप प्लस 8j कैप। अगर इसका आप डायग्राम निकालोगे तो डायग्राम कहाँ पे बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और यहाँ पे मान लो 6 है और इधर कहीं पे आपका 8 है। तो ये r की जो पॉइंट्स है वो 8 एंड 6, सो दिस इज द r वेक्टर। अब x एक्सिस के साथ मान लो एंगल कितने का है, अल्फा का। समझ गए कि नहीं? समझ गए सर। समझ गए? सो नाउ tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट 8 by 6, दिस इज 4 by 3। सो अल्फा 4 by 3 होता है 53 डिग्री के लिए, तो आप 53 डिग्री लिख सकते हो। ठीक है? समझ गए? यस सर। कोई डाउट अभी? नो डाउट सर। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या? कंपोनेंट में कैसे ऐड कर रहे हैं, कोई डाउट है क्या? नो सर। तो वो 53 कैसे आया? हाँ, कल बताया था बेटा वो ट्रायंगल, याद रखो कल का। कल ट्रायंगल एक बताया था मैंने, राइट ट्रायंगल, याद है? यस सर। यस सर। हर दिन वही चीज रिपीट करनी पड़ती है, हर दिन तुमको बताते हैं रामायण और उसके बाद वो फिर वही कहानी आती है तुम्हारे साथ में। ये एंगल 37, ये एंगल 53, तो ये रहेगा 5, ये रहेगा 4, ये रहेगा 3। ठीक है? और इसका डबल भी कर सकते हो आप, 4 की जगह 8, 3 की जगह 6, 5 की जगह 10, तब भी यही रिजल्ट रहेंगे, याद रखो। ओके? हेलो, हाँ सर। यस सर। समझ गए आप? यस सर, समझ गए ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर। अब पेज नंबर 8 पे जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से। नेक्स्ट पेज नंबर 8। सर वन क्वेश्चन। हाँ लिखो, वो करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट को जल्दी से। अगले पेज पे जा रहा हूँ, कल के क्वेश्चन पे आते हैं अपन। कल का एक क्वेश्चन था वहां पे, उस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं, अब फटाफट हो जाएगा। हो गया क्या? यस सर।
नेक्स्ट है पेज नंबर 8। देखो पेज नंबर 8 में कल का क्वेश्चन क्या था बेटा अपना, इधर पे आपने इस तरह से एक्सिस लिए थे, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। अभी बताओ ये वाले ये यहाँ पे कितने का था f1 कितने का था 10 न्यूटन। कल का क्वेश्चन। यस सर। और फिर इधर पे यहाँ से 37 डिग्री के एंगल पे ये F2 था, दैट इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। और यहाँ पर 53 डिग्री के एंगल पे F3 कितना था 10 ये 10 न्यूटन। ये भी 10 था या 5 था ये सर F3 10। 10 था ये दोनों। 10 था, बराबर है। यस सर। ठीक है, तो अब इसको अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो डायरेक्ट इसका एडिशन बड़ा मुश्किल है। आपको क्या निकालना था, फाइंड वेक्टर f दैट इज सम ऑफ f1 प्लस f2 प्लस f3। आपको ये फाइंड आउट करना है, f1 प्लस f2 प्लस f3 मतलब रिजल्टेंट फोर्स आपको निकालना है। तीन फोर्सेस इस तरह से यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप इनको कंपोनेंट फॉर्म में लिखो। कंपोनेंट फॉर्म पे इसका जो सॉल्यूशन आएगा, देखो F1 वेक्टर को आप डायरेक्ट लिख सकते हो 10 न्यूटन आई कैप। हाँ या ना में जवाब देना, समझ गए। यस सर। यस सर, यस सर। ओके, अब आपको F2 को लिखना है कंपोनेंट फॉर्म पे। F2 को भी आपको कंपोनेंट फॉर्म पे लिखना है, दिस इज F2y और ये वाला कंपोनेंट आएगा F2x। सिमिलरली F3 को लिखोगे आप, F3 मतलब ये बन जाएगा आपका इधर पे F3y और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका F3x। ठीक है, तो अब यस सर। F2 को कंपोनेंट फॉर्म पे कैसे लिखोगे, F2 वेक्टर इज F2x i कैप cos 37 F2y j कैप और एंगल 37 डिग्री का है। तो ये जो कंपोनेंट है जिसके साथ में एंगल बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, दिस इज F2 sin 37 और माइनस j कैप आएगा यहाँ पे, माइनस i कैप क्योंकि इसका डायरेक्शन नेगेटिव है। एंड दिस इज F2 cos 37 एंड इसमें प्लस j कैप लिखोगे क्योंकि इधर का डायरेक्शन इसका पॉजिटिव है। समझ गए या नहीं? हेलो, यस सर, यस। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो इसको। समझ गए हो या नहीं? ये राइट ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ये कॉस वाला रहेगा और ये वाला जो पार्ट है ये साइन वाला रहेगा क्योंकि एंगल यहाँ से बना है। तो अब कैसे लिख दोगे इसको, दिस इज x एक्सिस, दिस इज F1 इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन। तो F2 की वैल्यू कितनी आपके पास में 5 sin 30 माइनस लगा दो सामने, sin 37 होता है 3/5 i कैप प्लस 5 into 4/5 j कैप। तो F2 को आप कैसे लिख सकते हो यहाँ पे, -3i कैप प्लस 4 j कैप न्यूटन। तो ये F2 आपने निकाल दिया कंपोनेंट फॉर्म में। और अब आप F3 निकाल दो, तो F3 वेक्टर कैसे लिखोगे, दिस इज F3x i कैप प्लस F3y j कैप। थोड़ा माइनस होगा ना? हाँ, माइनस होगा ना? अभी नहीं, अब रखेंगे वैल्यू रखेंगे तब लिखेंगे। अब F3x की वैल्यू कितनी है, दिस इज F3 cos 53 लिखना पड़ेगा और इसके साथ में माइनस i कैप क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन पे है, प्लस F3 sin 53 और इसके साथ में भी माइनस j कैप लिखना पड़ेगा। देख लो, समझ गए? यस सर, समझ गए। अभी देख यहाँ पे साइन लिखा था और यहाँ कॉस है, ऐसा क्यों है भैया, क्योंकि एंगल यहाँ पर बना है ऐसा। तो ये जो पार्ट बनेगा इसका, ये कॉस वाला बनेगा और ये वाला पार्ट इसका साइन वाला बनेगा। तो मैंने जो बिल्कुल शुरुआत में बॉक्स बना के ट्रिग्नोमेट्री का वो लिखा था, हाइपोटेन्यूज और बेस और परपेंडिकुलर वाले पार्ट को हमेशा ध्यान रखो, उसको कॉपी पे लिख लो और हर दिन देखा करो।
तो अब ये वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी? दिस इज 10 cos 53 होता है आपका 3/5 विद नेगेटिव साइन आई कैप एंड फिर से माइनस साइन आ जाएगा 10 into 4/5 जे कैप। तो सॉल्व करने पे बचेगा -6 आई कैप एंड -8 जे कैप। दिस इज F3 वेक्टर। तो आपने कंपोनेंट निकाल दिए तीनों के। अब आपका काम बहुत आसान है। ये F1 हो गया, ये आपका हो गया F2 कंपोनेंट फॉर्म पे और ये बन गया आपका F3 कंपोनेंट फॉर्म पे। अब तो बहुत आसान है कैलकुलेशन की नहीं? बहुत Yes, यस सर sir. इजी है। अब इजी है। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया सर। और कोई डाउट है तो पूछो, थोड़ा रुका हुआ हूँ।